हेलो एवरीवन, आज हम हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है टॉपिक, ठीक है ना, वो हम स्टडी करने वाले। इनडेफिनेट में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक्चुअली में पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला भी सभी को मालूम है। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब अप्लाई होता है ये भी हमने स्टडी किया था डेफिनेट में। सिमिलर यहाँ पे भी है, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी हमें मालूम है। फॉर्मूला उसका क्या होता है, यदि आपके पास कोई भी दो फंक्शन दिए हैं, सेज u एंड v, नथिंग बट f ऑफ x g ऑफ x, और उन दो फंक्शन एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, उस केस में हमारे पास कौन सा रूल लगता है इंटीग्रेशन में, उस रूल का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इस केस में हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब आप लगाते हो तो वो लगाने से पहले आपको एक रूल लगाना होता है जिसका नाम होता है लेट रूल, ठीक है ना। लेट रूल क्यों, किस लिए लगाते हैं लेट रूल? लेट रूल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे दिए हुए फंक्शन में से हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, हमारा सेकंड फंक्शन कौन सा रहेगा, ये जानने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लेट रूल लगाते हैं। आ रही बात ध्यान में? हाँ, तो लेट रूल सबको मालूम है, अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा नहीं। अभी मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इनडेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला बताऊंगा जो कि हमने पढ़ा है, और उसी के ऊपर से अभी जो हम पढ़ना है, जो अभी हमें पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट द डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसका फॉर्मूला मैं धीरे से उसके नीचे लिखा के देता हूँ। यदि इंटीग्रल u डॉट वी डी एक्स है तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस होल इंटीग्रल, ठीक है ना, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये मेरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला था। क्या के लिए? फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। क्या के लिए था? फॉर सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल। अभी हमें जो पढ़ना है वो है डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? डेफिनेट में हमारे पास लिमिट लगे होते हैं a टू b, ओके। तो यहाँ पे ये लग जाएगा u इंटीग्रल v dx। ध्यान से देखो, हमें लिमिट्स कहाँ लगाने हैं, माइनस होल इंटीग्रल a टू b d dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। देखो जी, ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला, अरे ध्यान में, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के जो है ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के दो फॉर्मूलेज। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को, ओके। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए, कैसे किए, क्या किए, सबको मालूम है। आज हम इसे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। डेफिनेट का यहाँ पे लिमिट लग गया, इसका मतलब है किसको बिलोंग करता है, डेफिनेट को बिलोंग करता है। और उसके लिमिट देखो, फर्स्ट केस में लिमिट्स यहाँ लगेंगे ब्रैकेट के बाहर, और सेकंड जो है माइनस के बाद वाला, उसमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन को लिमिट लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को जरा अच्छे से नोट डाउन कर लो अपनी कॉपीज में। अब हम इसके ऊपर के डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स लेते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक में से। तो इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स हम चालू करेंगे अभी गाइज। तो जो हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे हमारे डेफिनेट इंटीग्रल में, उसी को हम यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हैं और स्टडी करेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल चालू करते हैं। सबसे पहले इसको एज इट इज रहने दो, मैं बाद में इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल सा फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। यहाँ पे पता है आप सबको कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे न्यूमेरिकल्स बड़े आते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 2 x e to the power x dx, x इंटू e to the power x dx। इसको हमें सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, या सॉल्व या इवैल्यूएट, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन है तो आपको क्या लगाना है, लेट रूल लगाना है। लेट रूल के हिसाब से, यूजिंग लेट रूल LIATE, लॉगरिथमिक, इनवर्स, अल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। जहाँ पे एक्सपोनेंशियल दिख गया समझ जाना कि आपका लास्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब आपका लास्ट फंक्शन है, और उसके बगल में जो भी फंक्शन रहने दो, फिर वो बाकी का कोई भी रहने दो, ऑब्वियस वो मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा। तो ऑब्वियस जो आपके पास पैटर्न दिया है वो पैटर्न अकॉर्डिंग टू लेट रूल ही दिया है। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। तो मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ऑलरेडी ये लेट रूल के हिसाब से दिया है। अब मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करता हूँ। देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, इस पैटर्न के हिसाब से, लेट रूल के हिसाब से है, इस पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन मेरा कौन सा है, x। इंटीग्रल ऑफ सेकंड कौन है भैया, e टू द पावर x dx। ऐसा लिमिट्स यहाँ लगाना,
माइनस इंटीग्रल लिमिट्स यहाँ लगाना और हम ब्रैकेट देंगे, हम करेंगे फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx ब्रैकेट क्लोज dx। अरे बात ध्यान में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या बन के आएगा, सबको मालूम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है भैया, e टू द पावर x ही होता है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं बाहर वाली इंटीग्रेशन को एज इट इज रखूँगा, अंदर में सॉल्व करूँगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है जी, 1 होता है। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है जी, e टू द पावर x ही होता है। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, dx कर दूंगा। ओके गाइज, हाँ ये फिर से अब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे डाल दो, नहीं तो फिर दोनों में अपर लिमिट लोअर लिमिट एक साथ ही डालो, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसको एज इट इज़ रखूँ या कैसा बोलो, आप बोलो जैसा आप बोलोगे, ठीक है। हाँ 2 माइनस, अब इंटीग्रल 1 इंटू e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, फिर से e टू द पावर x ही होता है। अब मैं यहाँ पे लिमिट लगाता 0 to 2। ओके गाइज, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, नथिंग बट फर्स्ट फंक्शन 2 e टू द पावर 2 माइनस सेकेंड फंक्शन माइनस ये, इसका भी सेम, ये मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। यहाँ पे भी मुझे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अपर लिमिट कौन, e टू द पावर 2 माइनस लोअर लिमिट कौन, e टू द पावर 0। ओके गाइज, हाँ दिख रहा है ना सबको। हाँ तो ये 2 इंटू e टू द पावर 2 एज इट इज, 0 इंटू एनी टर्म क्या हो जाएगा भैया 0 माइनस e टू द पावर 2 e टू द पावर 2 एज इट इज माइनस e टू द पावर 0 क्या होता है, e टू द पावर 0 एनी नंबर टू द पावर 0 कितना होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, हाँ जी ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर दिख रहा है कि देख लो एक बार सबको, हाँ जी दिख रहा है। तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाना चाहिए वो क्या आएगा, 2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर माइनस 1। अब ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर में से आप यदि आप e स्क्वायर आप कॉमन निकाल लेते हो तो आपके पास क्या बचना चाहिए वो आप इजीली देख लो, ठीक है। e स्क्वायर माइनस 1, 2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर क्या बनेगा e स्क्वायर और माइनस 1 एज इट इज रहेगा। तो मेरा फाइनल आंसर ये आना चाहिए 2e स्क्वायर, 2e स्क्वायर में से एक e स्क्वायर गया तो मेरे पास बचा एक e स्क्वायर और ये माइनस 1 एज इट इज। तो ये आपका फाइनलाइज आंसर हो गया काय का, फॉर आई। ओके, e स्क्वायर माइनस 1 देख लो, बिल्कुल छोटा सा था और बड़ा ही आसान था। किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से अपने कॉपीज में, ठीक है। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ओके गाइस, फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए। इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रल बहुत सारे 0 to 1 by रूट 2, इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन रूट 2, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 dx। आइए ध्यान में देखो, क्वेश्चन दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है, हाँ ये आपका क्वेश्चन है। इंटीग्रल 0 to 1 by रूट 2 साइन इनवर्स x ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3/2 dx। सबको मालूम है भैया, एनी टर्म टू द पावर 3/2 यानी क्या होता है, दैट टर्म इनटू रूट ऑफ दैट टर्म। कैसा, एनी नंबर x टू द पावर 3/2 यानी क्या होता है x रूट x। इस तरीके से कोई भी नंबर का 3/2 होता है तो उसका ये पैटर्न आता है। ओके, तो उसी तरीके से आपको लिखना। देखो तो जरा सा लाइट्स लगनी चाहिए, देखो जरा सा, साइन इनवर्स x इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अंडर रूट 3/2 के मैं स्प्लिट करूँ तो मुझे ये भी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हम लोग, इंटीग्रल 0 to 1 by रूट 2 लेट आई इक्वल्स टू हाँ साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जी कुछ गलत है क्या,
कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे सिंपल पुट कर दूंगा। क्या पुट करूंगा देखो, बोलो, सबके लाइट्स लग गए होंगे, बिल्कुल चमक गया होगा, सबको चमक गया क्या? हाँ जी, चमकना चाहिए। पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन गया? डी टी। साइन इनवर्स एक्स क्या बन गया? टी। तो उसके हिसाब से फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा बोलो? सिंपल कंसेप्ट है, यही से मैं निकाल सकता क्या? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू व्हाट? साइन टी। देयरफॉर एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स को इधर लेके आओ, एक्स को एज इट इज रहने दो, क्या बन जाएगा? साइन टी। इसको आप लिख सकते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू साइन टीटा, देयरफॉर टीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखते हो, इससे रिवर्स में कर दो उसको, ठीक है। हाँ, तो मुझे यहाँ पे 1, 2, 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके स्मॉल 1, स्मॉल 2, स्मॉल 3 का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को मुझे चेंज करना है। देखो मेरा क्या बन जाएगा? देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1/√। अभी तक हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है ना। अभी हम इंटीग्रेशन का जो कुछ इसको रिजॉल्व करना है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स बन गया भैया, टी बन गया। चलो डी एक्स अपॉन ये क्या बन गया आपके पास? डी टी बन गया। हाँ जी, लिख दिया। होल डिवाइड बाय बचा कौन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में कैसे लिख सकता बोलो? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। लिख लिए? नहीं लिखे, सिंपल फंडा है। देखो क्वेश्चन कितना आसान बन गया अभी। इंटीग्रल 0 टू 1/√2 टी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है बोलो जी? कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, ये बन गया इंटू डी टी। अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता, इंटीग्रल 0 टू 1/√2 टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। देखो अभी ये मेरा क्वेश्चन बन गया रेगुलर में। अब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। अब इसको आप लेट रूल लगाओ, उसके बाद इंटीग्रेशन में पार्ट लगाओ। अभी आपका ये वाला जो मैंने 1 लिख के दिया है ना, 1 आपका भी मेन क्वेश्चन बन गया। इसके प्रीवियस हमने जो किया वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा इंटीग्रेशन का। इसका मतलब क्या कि हमारे दिए हुए क्वेश्चंस को हमने रिजॉल्व किया एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला पैटर्न चालू होगा। अरे बात ध्यान में, ये मैंने बताया, इसको ध्यान में रखो सब लोग। हाँ चलो अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अभी भैया लेट रूल के हिसाब से देख लो, लेट रूल के हिसाब से कौन आना चाहिए? बाय LIATE, बाय लेट रूल। लॉगरिथमिक इनवर्स है क्या? नहीं है। अलजेब्रिक है क्या? है। ट्रिग्नोमेट्रिक ए के बाद टी आता है। यहाँ पे भी अलजेब्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो उसको हमें लेट रूल लगाना नहीं है, मीन्स अरेंज करना नहीं है। फिर से डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। अब वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम इस तरफ लगाते हैं। ओके, अब डायरेक्ट लिख रहा, ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट आई बाय टी। ओके, हाँ तो देखो क्या बन जाएगा? देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज टी, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी। ध्यान में रखना एक्स की आदत रख के एक्स हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे डी टी होना चाहिए। इंटीग्रल क्या है? 0 टू 1/√2 माइनस होल इंटीग्रल 0 टू 1/√2। ओके, हाँ, ब्रैकेट डी बाय डी टी ऑफ कौन? टी इंटू इंटीग्रल ऑफ फिर से सेक स्क्वायर टी डी टी, ब्रैकेट क्लोज डी टी। जब आपका वेरिएबल चेंज होता है एक्स से, एक्स ना होते हुए कोई टी होता है, टीटा होता है, तो उस केस में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, मीन्स डी टी होना ही चाहिए, डी टी होना चाहिए, टी लिखना है। कभी कभी कैसा होता है, आदत हो जाती है हमको एक्स 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 लिखने की, तो गलती कभी कभी घाई गड़बड़ी में ये सब मिस्टेक्स होते हैं इसलिए, ठीक है, तो उसको नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से। हाँ जी, तो चलो चालू कर देते हैं हम लोग। ये टी भैया एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर टी क्या होता है? 10 रेडियस ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x, टी इंटू 10t। हाँ जी, 0 टू 1/√2 माइनस होल इंटीग्रल 0 टू 1/√2 डी टी टी ऑफ टी कितना होता है? 1 इंटू, इसका आंसर क्या है जी? 10t, ब्रैकेट क्लोज डी टी। अरे बात ध्यान में, ओके, हाँ, आपकी मर्जी, डायरेक्टली अभी के अभी लिमिट मत डालो,
एक साथ ही लिमिट डाला करो, ठीक है, उसको कैरी करो। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan t। अब बोलो जी इंटीग्रेशन ऑफ tan t कैसा करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ tan है हमारे पास log ऑफ sec x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है? log sec x यानी sec t 0 to 1/√2, ठीक है ना। हाँ, अब ये हो गया हमारा पूरा अरेंज। अब हम यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट के फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो t यानी 1/√2 इंटू tan ऑफ tan t। अब दिक्कत क्या आएंगे? देखो ये जो वैल्यूज थे हमारे, क्या के वैल्यूज थे ये हमारे? बोलो x के वैल्यूज थे। मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था, जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था? यदि आपका ये x का फंक्शन है तो वैल्यूज भी x के होने चाहिए। अभी ये देखो यहाँ पे आके मेरा फंक्शन काय का बन गया? फंक्शन t का बन गया। तो जब फंक्शन t का बनता है उस केस में लिमिट भी t के ही होने चाहिए। ध्यान में रखना, हमारा यहाँ पे छोटा सा छूट गया था। क्या छूट गया था? हमने हमारे फंक्शन को x से t में कन्वर्ट किया, लेकिन हमने हमारे लिमिट्स को कन्वर्ट किया क्या? t में नहीं किया। तो हमारा काम बनता है कि लिमिट्स को भी t में कन्वर्ट करना है। तो देखो इस केस में क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, हमें x पुट करना है तो t की वैल्यूज बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखो किस तरीके से लिखोगे, देयरफॉर लिमिट्स पुट करना है, ठीक है ना। देयरफॉर साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू टी, यानी कौन? 1/√2 यानी कौन? 45 पाई/4 इज इक्वल टू टी। ये मेरा एक लिमिट बन गया, लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट फिर से ऑल्सो क्या जी? साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू टी, दोनों इसमें पुट करना है। टी के लिमिट, टी का वैल्यू निकालना, लिमिट्स निकालना है टी के। हाँ जी, साइन इनवर्स 0 इक्वल टू टी, साइन इनवर्स 0 यानी कौन? 0 इज इक्वल टू टी। तो भैया मेरे लिमिट्स क्या बन गए? लिमिट्स क्या बन गए? बोलो मेरे लिमिट्स बन गए 0 to π/4। तो मेरे जो लिमिट्स है यहाँ से, लिमिट्स भी मुझे यहाँ से चेंज करना था, 0 to π/4। ये चीज़ ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल, जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आएगा आपको लिमिट्स चेंज करना है, भूलना नहीं है। एज वेल एज फंक्शन का इमेज चेंज हो रहा है, देखो उसी के हिसाब से बाकी का लगाना है, ठीक है। हाँ, ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा π/4 बन जाएगा, पूरा का पूरा π/4 बन जाएगा। ओके, ये बन जाएगा हमारा π/4, ये बन जाएगा हमारा π/4। जहाँ पे 0 है ना, तो 0 के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम 0 निकल के आता है। हाँ, जो दूसरा वाला जो कुछ वेरिएबल होगा उस केस में थोड़ा सा चेंज होगा। ये भी π/4, ये भी क्या निकलेगा आपके पास? π/4। हाँ चलो, अब चार सॉल्व हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t इज इक्वल टू व्हाट? π/4 इंटू 10 π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू tan 0, ये एक हो गया, माइनस लॉग ऑफ sec π/4 माइनस लॉग ऑफ sec 0। दिख रहा है जी सबको? देखो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और हमेशा क्वेश्चन फंसते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एक तो उधर में आएंगे इधर में आएंगे। इसका मतलब क्या कि एक तो डेफिनेट वाला पूछेंगे, एक तो इनडेफिनेट वाला पूछेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन तो भैया फंसना है और ज़्यादा मार्क के लाएंगे, 3 से 4 मार्क के लिए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा सोल्यूशन इसके बड़े होते हैं, ठीक है ना। बहुत से बार आपको इस साइड में फिर से एक नया आई बनते दिखता है, ठीक है ना। तो उस समय को ध्यान में रखना, हमने उसके आपके क्वेश्चन सॉल्व किए। हाँ, तो भैया ये π/4 एज इट इज, tan 45 का आंसर कितना? 1 माइनस 0 इंटू नीडम क्या होता है भैया? 0 माइनस, ये आपका 1 बन गया, ठीक है, माइनस लॉग सेक 45, कौन से 45? 1/√2, सेक 45 √2, लॉग √2 माइनस सेक 0 cos 0 1, सेक 0 1 log 1। तो जी इसका आंसर π/4 माइनस log √2, log 1 का आंसर कितना होता है? 0 होता है। इसका आंसर क्या निकल के आ गया? π/4 माइनस log √2 का आंसर निकला हमारे पास। हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल गया, दैट इज I इज इक्वल्स टू ये निकला, ठीक है। देखो एक कांस्टेंट आंसर मिला है हमारे पास, अच्छे से देख लो सब लोग, दिख रहा है सब लोगों को? हाँ जी, ठीक है। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना। देखो हमने किस तरीके से लिमिट्स लगाया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने लिमिट्स किस तरीके से चेंज किए देखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको भूलना नहीं है। ओके गाइज, हाँ चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा लिखते हैं।
क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। I इज इक्वल्स टू I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दिया है मेरे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, दिख रहा है सबको? ओके गाइस, तो देखो फिर से कुछ ट्रिक्स, फिर से कुछ टोटके जो कि मैंने आपको बताए थे। क्या बताया था मैंने आपको? जब कभी डेरिवेशन के वक्त बताया था, याद करो कि जब कभी भी इन्वर्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स दिया है और उसके अंदर ब्रैकेट में और फंक्शन दिया है, ठीक है ना, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन बन के आ रहा है। इस केस में ध्यान में रखना है कि ये जो साइन इन्वर्स बाहर में दिख रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ब्रैकेट में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो ब्रैकेट वाला जो टर्म है ना, इस टर्म को हमें इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के तहत लाना है, ताकि ये इन्वर्स और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैंसिल हो जाए और हमारे पास एक सिंपल फंक्शन बचा रहे। मैंने कहा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इधर दिख रहा है ब्रैकेट के बाहर, वही फंक्शन ब्रैकेट के अंदर आता है, आना ही चाहिए, आपको लाना है। ओके, तो सिंपल फंडा है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी करके साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला या मीन्स साइन एक्स, साइन 2x, साइन जो भी है, साइन 3x, साइन आना चाहिए, ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला बनना चाहिए। तो देखो ज़रा गौर से देखो, इसे देखने के बाद लाइट लगना चाहिए। साइन यहाँ पे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं क्या? हाँ, हमने कुछ तो भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं। हाँ जी, कौन से फॉर्मूलेस पढ़े? टैन के फॉर्मूलेस पढ़े, याद आ रहा कुछ? हम आपको हमने पढ़े थे साइन 2x के फॉर्मूले, कॉस 2x के फॉर्मूले, याद आ रहा? इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस नहीं, इन टर्म्स ऑफ टैन पढ़ा था, याद आ रहा? 2 tan x अपॉन बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर x, याद आ रहा? cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। उसके बाद ये हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 1 माइनस साइन स्क्वायर tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। उसके बाद हमने tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, मैं फिर से लिख के दे रहा, आगे बात ध्यान में, समझ गए हो? हाँ, ये सब फॉर्मूले हमने पढ़े थे। तो देखो ध्यान से देखो, साइन इन टर्म्स ऑफ टैन 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका मतलब मुझे x की जगह पे क्या पुट करना है? कुछ तो भी पुट करना है, tan t, ठीक है ना। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है, ये लिख लिया सबने। हाँ देखो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन फिर से नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे। क्या लाइट लगने चाहिए पहले, एकदम फटाक से उसको सॉल्व करने नहीं जाना। थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा था कि डेरिवेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन, उसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को ध्यान से और एनालाइज करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है, मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इसको देखने के बाद मुझे कुछ लाइट्स लगे, तो ये मुझे पुट करना है, तो मैं पुट करूँगा भैया x इज इक्वल्स टू tan t। क्या पुट करूँगा? x इक्वल्स टू tan t। वेरी गुड। अब ये मैंने कहा था, देखो यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपका जो इंडेफिनेट था उसमें लिमिट्स नहीं थे, तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन डेफिनेट में लिमिट्स है। मैंने पहले ही कहा था कि लिमिट्स क्या होते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया है उसी के लिमिट्स होते हैं। एक्स के ऊपर डिपेंड है ना फंक्शन, किसका फंक्शन? एक्स का फंक्शन है। ये लिमिट भी काय के हो गया, एक्स के हो गया। अब मैं काय में कन्वर्ट कर रहा है, एक्स को टी में कन्वर्ट कर रहा हूँ भैया, लिमिट भी काय में होना चाहिए, टी में होना चाहिए। तो एक्स इक्वल्स टू साइन टी, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू, बोलो जी, tan इनवर्स एक्स। मेरे पास ध्यान में, तो देयरफॉर अब मैं पुट करूंगा यहाँ पे एक्स के वैल्यूज, एक्स के वैल्यू tan इनवर्स 1 फॉर एक्स इक्वल्स टू 1। बोलो tan इनवर्स 1 क्या होता है? बोलो 45 यानी π/4। सिमिलर पैटर्न में t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0, क्या कैंसिल होता है? 0। तो भाई मुझे ये मेरे लिमिट्स मिल गए, क्या के इंटीग्रेशन के लिमिट्स मिल गए। x को tan t पुट करना है, अदर t इक्वल्स टू tan x। अरे बात ध्यान में, उसको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। इफ x इज इक्वल्स टू tan t देन dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर t dt। हाँ, ये कुछ सिंपल फंडे आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो ये मेरा i क्या बन जाएगा, देखो, देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/4, नए लिमिट्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट
2 टाइम्स ऑफ एक्स एन ए कौन tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी। हाँ अब यहाँ पे dx रहा होता, dx को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या है ये सेक स्क्वायर टी, ओके dt। आई बात ध्यान में, हाँ जी। तो इंटीग्रल 0 टू π/4, ये क्यों नहीं होने मेरे पास साइन इनवर्स, हाँ जी। क्या आंसर है ये sin 2t का आंसर है, sin 2t, x की जगह पे t, sin 2t, क्या 2t sin 2t, हाँ इंटू ये जी x एज इट इज़ रहने वाला है। हाँ जी अब आप सबको मालूम है, क्या मालूम है, ये फंक्शन एक दूसरे के साथ कट आउट, बचा मेरे पास इंटीग्रल 0 टू π/4 2t इंटू सेक स्क्वायर टी dt। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, 2 कांस्टेंट है भैया, इसको सीधा सीधा बाहर निकाल दो। तो देखो 2t सेक स्क्वायर टी हमने सॉल्व किया था इसके प्रीवियस में, किया था नहीं किया था, इसकी जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन, ओके। तो भैया यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट लगा, ऑलरेडी अलजेब्रिक फंक्शन पहला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, ऑलरेडी अरेंज्ड है, लेट रूल के हिसाब से। लेट रूल लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी लेट रूल के हिसाब से। तो देयरफॉर i = 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रल 0 टू π/4 t इंटू सेक स्क्वायर टी dt। अब इसको क्या लगाना है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, I/P यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दिख रहा है, हाँ। तो चलो मैं इस साइड में सॉल्व करता हूँ अभी। ये फॉर्मूलेज बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, हाँ, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने, हाँ जी, हाँ। तो देयरफॉर i इक्वल्स टू, फिर से एक बार लिख लेता, या डायरेक्ट लिखो, पता है सबको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं चलो लिखता 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लिमिट, ओके, माइनस होल इंटीग्रल लिमिट ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देखो x होता है, हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज dt। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग भाई, हाँ जी। अभी 2 पूरा बाहर है, इसको भी लगेंगे तो ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको फिर से 2 लगा देता, लगाओ नहीं लगाओ, लगाता, ठीक है ना, फिर कन्फ्यूज हो जाऊंगा। ये 2 में बट रहा है, तो भैया ये दोनों को मिलना चाहिए, दोनों को लगा दिया, टेंशन नहीं, हाँ, क्योंकि हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर एक ब्रैकेट दो नहीं तो, हाँ। देखो ये 2 t एज इट इज, सबको मालूम है क्या, tan t 0 टू π/4 -2 एज इट इज, इंटीग्रल 0 टू π/4 ब्रैकेट क्लोज, इसका आंसर 1, इसका आंसर क्या होता है, tan t होता है dt 2, इसको एज इट इज रखो, मैंने कहा था एक साथ लिमिट लगाने की कोशिश किया करो, हाँ जी। ये अब 1 इंटू tan t, इंटीग्रेशन ऑफ tan t सबको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log ऑफ sec x यानी sec t। कभी कभी देखो मैंने भी कभी कभी ऐसा कर दिया होगा कि बोलते बोलते नहीं, क्या आपको एक्सप्लेन करते करते t के जगह पे x लिख दिया होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखो ज़रा, ठीक है गाइस, समझ गया। एक साथ लिमिट पुट करेंगे, 2 एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/4 इंटू tan π/4 माइनस 0 इंटू सेम प्रीवियस वाला आंसर आना, सिर्फ 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे, tan 0 ब्रैकेट क्लोज -2 इंटू लॉग ऑफ sec π/4 माइनस लॉग ऑफ sec 0 2 π/4, tan π/4 का आंसर भैया 1 माइनस 0 एनी टर्म 0, हाँ जी, ब्रैकेट क्लोज -2 इंटू, हाँ लॉग sec 45 1/√2 लॉग √2 माइनस sec 0 1 1 1 1 log 1 आंसर 0, 2 इंटू
ये पाई बाय 4 इंटू 1 पाई बाय 4 माइनस 0 पाई बाय 4 माइनस 2 इंटू लॉग रूट 2, इसका आंसर 0, लॉग 1 का आंसर 0। तो ये 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 2 इंटू ये 2 कैंसल, 2 2 जा पाई बाय 2 माइनस ऊपर जाएगा तो लॉग ऑफ रूट 2 का स्क्वायर या 2 इंटू लॉग रूट 2, ये आपका फाइनलाइज आंसर आ जाना चाहिए। देखो हैंडराइटिंग छोटी हो रही है क्या, सबको विजिबल है ना अच्छी से? यदि हैंडराइटिंग छोटी हो रही है तो बताया करो। हाँ जी सफिशिएंट दिख रहा है सबको। ओके यही आपका फाइनलाइज आंसर है, पाई बाय 2 माइनस ट्वाइस ऑफ लॉग रूट 2। अरे बात ध्यान में नहीं आ रही है? 2 रूट 2 या फिर या आपको 2 कॉमन निकालना है तो आप 2 भी कॉमन निकाल सकते हो, कुछ भी उसमें दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है। ओके सिंपल फंडा लिख लो उसमें। चलो नोट डाउन कर लो फटाक से। हाँ जी अगला क्वेश्चन, अभी इस टॉपिक का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके पास। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, उसमें में हमारा ये वाला लेते थोड़ा सा, tan इनवर्स वाला हमने ले लिया है, इसकी प्रीवियस में पता है आपको पुट करना होता है। ये tan इनवर्स वाला लेते हैं, देखो 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, जो मैंने आपको बताया उसी को चिपक के रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताया बिल्कुल आपको ये मैथ्स बहुत सिंपल बना देगा, ठीक है ना। जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाने के बाद सबसे पहले उनको थोड़ा सा अप्लाई करके देखो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, इनवर्स फंक्शन दिखेगा तो भैया यहाँ पे tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर भी tan का फंक्शन आना चाहिए, लाना है, आता ही है। कैसे? tan इनवर्स है, ये tan आना चाहिए। तो tan के बाद मेरे पास सबसे पहले फॉर्मूले कौन से tan के फॉर्मूला tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan a प्लस बी, वो फॉर्मूले से tan a प्लस बी नहीं बैठता। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, दिख रहा है कि ऊपर में 2 tan कुछ नहीं बैठता। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो, तो 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर, तो अलग ही है, यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है। और एक बात, व्हाट इज tan, जनरलाइज बेसिक में, व्हाट इज tan, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। देखो हो रहा है क्या, यदि मैं x को sin t पुट करूँ तो ये मेरा नीचे में cos बनता है, हाँ जी 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसल, सीधा सीधा cos बनता है, बिल्कुल वेरी गुड। वही हमें पुट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं देखो क्या पुट करूँगा, सबसे पहले पुट x इज इक्वल्स टू वॉट, tan t। इसी को थोड़ा सा 1 मिनट लेना है, इसी चीज़ को हम जो अभी किया हमने, ठीक है ना, उसी चीज़ को 1 मिनट लेना है कि इसको हम क्या कर सकते हैं। हाँ x इक्वल्स टू tan t, ओके गाइज, पुट x इक्वल्स टू tan t, देयरफॉर t इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इसी को यदि मैं कर दूँ dx, डेरिवेटिव ऑफ tan, dx ऑफ tan x, फिर से sec स्क्वायर t, हाँ जी फिर से वही आना है जो अभी तक हमने किया, जो पैटर्न नहीं किया। इसका प्रीवियस वाला भी sec स्क्वायर आया था, सेकंड वाला भी sec स्क्वायर आया, अभी भी sec स्क्वायर आ रहा है। तो सिमिलर पैटर्न करना, मैं इसको जस्ट छोटा सा आपको एक हिंट बता देता हूँ, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लेना अपने घर पे। हाँ अब मैंने बताया था लिमिट क्या होती है x के, क्योंकि फंक्शन x का है। अब मेरा फंक्शन काय में कन्वर्ट कर रहा है, टी में, तो भाई मेरा काम बनता है फंक्शन को, लिमिट्स को भी टी में कन्वर्ट करूँ। तो देयरफॉर यानी फॉर x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू 0, फॉर x इक्वल्स टू 1 t इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। देखो लिमिट भी वही निकले, 0 टू पाई बाय 4, ये मेरे लिमिट्स है, ये मेरे क्या है, लिमिट्स है, ध्यान में रखना। और लिमिट्स को चेंज करना है, लिमिट्स को चेंज नहीं करोगे तो पक गए आप। dx को भी चेंज करना है, ठीक है ना, पूरा x का फॉर्मेट पूरा t में आना चाहिए, उनके लिमिट से लेके पूरा का पूरा। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, ये मेरे पास tan इनवर्स ब्रैकेट में x यानी कौन, अबे मैंने tan पुट किया, क्या पगले, tan थोड़ी पुट करना है, sin पुट करना है। देखो कैसा बे बताते नहीं आप लोग। पुट x इक्वल्स टू sin t, सॉरी फॉर दैट, x इक्वल्स टू sin t मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन लिखते समय मैंने क्या किया, t इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x, ठीक है। हाँ क्योंकि sin बाय cos करवाना है ना। हाँ देयरफॉर dx ऑफ sin x, बोलो cos x, दैट इज cos t माइनस के साथ, ओके। हाँ
तो ये फॉर एक्स इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0 का आंसर 0, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1, हाँ 1 आंसर काय के लिए, पाई बाय 2 के लिए। हाँ अब सही है, चलो अच्छा हो गया। हाँ x इज इक्वल्स टू वॉट, साइन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर टी, ब्रैकेट क्लोज, dx इज वॉट, माइनस कॉस टी, माइनस ऑफ कॉस टी dt, पूरा बाहर लेके आओ, माइनस इंटीग्रल 0 टू लिमिट बन गया पाई बाय 2, पाई बाय 2 tan इनवर्स साइन टी होल डिवाइड बाय, डायरेक्ट लिखो मैं कॉस टी, कैसे है मालूम है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, कॉस बचा रहेगा सिर्फ। हाँ और ये बन गया फिर से मेरे पास कॉस टी डी टी। अब इसको कैंसिल ना करो, पहले साइन बाय टैन करो, इसको चेंज करो इधर, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 tan इनवर्स tan टी इंटू कॉस टी डी टी, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 टी इंटू कॉस टी डी टी। ये आपका बन गया, ये आपका मेन क्वेश्चन बन गया। अभी देखो अरेंज हो गया लाइन में, दिख रहा है क्या, हाँ जी यही हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपका सवाल हो गया। देखो अलजेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपके पास ऑलरेडी ये अरेंज है लेट रूल के हिसाब से, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, यूजिंग आई बाय पी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, आई इज इक्वल्स टू, हाँ एज इट इज, माइनस साइन बाहर ले लेंगे, बोलो जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन किसकी बात हो रही है, कॉस टी की बात हो रही है, डी टी ब्रैकेट क्लोज 0 टू पाई बाय 2 माइनस 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रल डी बाय डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रल कॉस टी डी टी ब्रैकेट क्लोज डी टी इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस दोनों को लगेगा, ठीक है ना, तो इसको प्लस बना दो या फिर ये इसको ऐसा ब्रैकेट दिया करो, क्योंकि माइनस साइन की वजह से लास्ट टाइम 2 था, मैंने 2 सेपरेट कर दिया था, नहीं करना है सेपरेट तो ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो सेपरेट 2 माइनस को यहाँ से माइनस से प्लस बन जाएगा। हाँ माइनस टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, बोलो साइन टी, लिमिट 0 टू पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 डी टी ऑफ टी 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन टी ब्रैकेट क्लोज डी टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल, ठीक है ना, टी डॉट साइन टी 0 टू पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 1 इंटू साइन टी डी टी, ठीक है, माइनस, अब कर दूँ, चलो रहने दो, टी इंटू साइन टी 0 टू पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस टी, लिमिट 0 टू पाई बाय 2, ओके। हाँ अब ये माइनस माइनस प्लस माइनस टी टाइम्स ऑफ साइन टी, देखो मैं बहुत स्टेप्स बढ़ाया पे, 2 से 3 स्टेप्स बढ़ाए, दो स्टेप्स वगैरह ऑलमोस्ट कट जाएंगे आपके, डायरेक्ट करने की कोशिश करो, माइनस माइनस हसमुख भाई प्लस कॉस टी 0 टू पाई बाय 2, ओके। ये माइनस फिर से मल्टीप्लाई करवा दो, तो माइनस ऑफ टी इंटू साइन टी माइनस ऑफ कॉस टी 0 टू पाई बाय 2, लिमिट डालो, माइनस अपर लिमिट पाई बाय 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस
0 इंटू साइन 0 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0। समझ गए हो? हाँ जी, साइन पाई बाय 2 साइन 90 1 इंटू पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 0 माइनस कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 0 माइनस कॉस 0 1 माइनस पाई बाय 2 0 माइनस माइनस प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, माइनस पाई बाय 2 प्लस 1 या 1 माइनस पाई बाय 2 उसको आप लिख सकते हो। सेट डाउन करो, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो नोट डाउन करो, देख लो भाई कैसे किया है। लिमिट्स को ज़रा ध्यान से देखा करो। देख लिया सबने? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ जी, तो अभी हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज चालू होने से पहले आज ये हमारा भी लास्ट टॉपिक है, नथिंग बट इंटीग्रेशन बाय कौन सा मेथड? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। काय में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इसके प्रीवियस में हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लिया था इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में। ओके, तो इनडेफिनेट में आपने पार्शियल फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कैसे सॉल्व किया था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट में पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से अप्लाई होगा करेंगे। उसके बाद फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा हमने नया कुछ नहीं पढ़ा इसमें। हमने जो भी पढ़ा वो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा था इनडेफिनेट में, वही चीज़ें हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट की, बस थोड़ी अलग तरीके से। ओके, तो हमारे यहाँ का जो मेन टॉपिक है ना प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेसन मैक्सिमम 5 प्रॉपर्टीज आसपास, तो वो अभी अब चालू जाएंगे, लेकिन उसके पहले अब लास्ट टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन। सबको मालूम है कैसे करना है, फिर भी हम यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो चलो भैया पार्शियल फ्रैक्शन में सबको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब आपके पास ऐसा कुछ फंक्शन आएगा कि भैया इंटीग्रेशन में आपको ऐसा मिलने वाला है, ऊपर में एक फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ एक्स, नीचे में एक फंक्शन मिलने वाला है जी ऑफ एक्स। इस टाइप का पैटर्न मिलने वाला है। अब इसमें आपको फिर देखना पड़ेगा, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। एक कंडीशन बताई थी कि यदि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के टर्म्स हो सकता है कभी एक्स का टर्म हो कभी ना हो, लेकिन जी ऑफ एक्स में हमेशा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जी ऑफ एक्स में हमेशा आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे। क्या आप समझा ना? रूट्स मिलने वाले, रूट्स। ओके, हाँ, तो उस केस में आपको कंसिडर करना है, यदि दोनों जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो आपको पहला केस कंसिडर करना है कि भैया मेरे एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर के वैल्यू एक्स का वैल्यू ये यदि जी ऑफ एक्स से ग्रेटर है क्या। उसके लिए फिर क्या करना है, हमने वहाँ पे जो डिस्कस किया था सेम बात यहाँ पे, यदि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मेरे जी ऑफ एक्स के वैल्यू के बराबर है क्या, पावर की बात हो रही है। यदि मेरे एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर का वैल्यू मेरे डिनोमिनेटर के वैल्यू से, क्या की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स के पावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, आर्यवर्धन में किसका डिग्री बड़ा है, ठीक है। ये अभी हमने क्या करना है देखना है। ओके, तो इस केस में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था यदि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से बड़ा है उस केस में आपको क्या करना होता है, उस केस में आपको एक्चुअल डिवीजन, मेरी भाषा में मैंने एक्चुअल डिवीजन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स यदि जी ऑफ एक्स से बराबर है तो आपको एडजस्टमेंट करना होता है, काय में आपको आपके न्यूमरेटर को आपके डिनोमिनेटर के बराबर बनाना होता है। और लास्ट जो हमने देखा था कि यदि एफ ऑफ एक्स का जो मीन्स इसका जो कोएफिशिएंट है यदि वो जी ऑफ एक्स कोएफिशिएंट से यदि छोटा है तो अब ऐसे आपको रेगुलर फॉर्मेट से सॉल्व करना है, डायरेक्टली उसको जो भी पैटर्न बनता है सेपरेट करके, या फिर डिनोमिनेटर के डायरेक्टली आपको फैक्टर्स निकाल के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बातें हमने हमारे प्रीवियस क्लास में भी हमने स्टडी की थी। आज भी फिर से मैंने एक बार आपको रिवाइज कर दिया। 3 पैटर्न्स है इसमें। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो देखना होता है पार्शियल फ्रैक्शन में वो होता है कि आपका जो जी ऑफ एक्स है बाद आखिरकार जी ऑफ एक्स की होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले ये आपका पैटर्न है, रिक्वायर्ड पैटर्न है, आपका रिक्वायर्ड पैटर्न है, इसमें आप चाहिए रिक्वायर्ड है। यदि ऐसा होगा तो आपको इस पैटर्न में लाना है। उस पैटर्न में लाने के बाद आपको फिर जी ऑफ एक्स की तरफ देखना है। जी ऑफ एक्स को क्या करना है, आपको इसके फैक्टर्स निकालना है, ठीक है ना, उसके फैक्टर्स निकालना है। उसके बाद हमें देखना है कि भैया फैक्टर्स हमारे कैसे। फैक्टर्स को हमने 3 टाइप से डिस्क्राइब किया था कि ये जो रूट्स बोलो, फैक्टर बोलो, फैक्टर निकलेंगे उसके रूट्स हमें देखना है कि भैया ये जो रूट फैक्टर्स निकले उसके रूट्स कैसे है। एक तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स सेपरेट। एक तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट,
उसके बाद रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, क्या कहा था मैंने, रिपीट होगा। थर्ड जो हमने देखा था वो क्या था कि भाई रूट्स आर इमेजिनरी, नथिंग बट उसके फैक्टर्स नहीं निकलते हैं, ठीक है ना, निकलता भी है तो उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। हमने 3 केसेस स्टडी किए थे, 3 केसेस के लिए हमने सेपरेट सेपरेट बताया था कि ऐसा आएगा तो कैसा करना, ऐसा आएगा तो कैसा करना, ऐसा आएगा तो क्या करना, ठीक है। ए अपॉन एक फैक्टर, बी अपॉन एक फैक्टर, सी अपॉन तीसरा फैक्टर, नॉन रिपीटेड के लिए, डिस्टिंक्ट के लिए, रिपीटेड के लिए ए अपॉन सेम प्लस बी अपॉन उसका स्क्वायर, रिपीटेड होगा तो 3 टाइम्स रिपीट हुआ होगा तो प्लस सी अपॉन उसी फैक्टर का क्यूब, इमेजिनरी होगा तो ए अपॉन, यदि आपके पास कोई नॉन रिपीटेड रियल रूट दिया है तो उसको लिख दो, प्लस जो इमेजिनरी पैटर्न आ रहा है उसको बी एक्स प्लस सी हमने किया था, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय वो फैक्टर, अभी रिसेंटली हमारा हुआ है, ठीक है ना, एकदम फ्रेश है ये वाला मटेरियल हमारे पास। आप वीडियोस देखो, बिल्कुल 2-3 वीडियोस पहले ही हमने ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कर दिया था, हर एक इसके 3-3, 4-4 क्वेश्चन हमने ले लिए थे। ओके, तो आज इसी को फिर से हम सॉल्व करेंगे कुछ नए मेथड से। अब मैं आपको कुछ करूंगा नहीं, डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस लिखा के दूंगा। एक बार इसको एक बार आप अपने कॉपी बेस में लिख लो, दिख रहा है ना सबको क्लियरली, हाँ एक बार फिर से इसको अपने कॉपीज में नोट डाउन कर दो, मुझे मालूम है आपके पास नोट डाउन है लेकिन फिर भी। ओके गाइज, हाँ अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखो जी क्वेश्चन क्या है हमारे बैंक में, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं आज का, हाँ कौन सा लेते हैं, अच्छा वाला लेंगे, हाँ ये लेते हैं इंटीग्रल 1 to 2, दिख रहा है इंटीग्रल 1 to 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। हाँ जी देखो x के पावर्स देखो, हाईएस्ट पावर x का, दोनों इसमें सेम आ रहे पावर्स, तो इस केस में मैक्सिमम एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट कब पॉसिबल है, जब आपके पास सिर्फ 2 ही नंबर्स है, ठीक है ना, 2 ही टर्म्स है। यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म्स है, 1 2 3, ठीक है ना, तो इनका मीन्स ऊपर में 1 है, मुझे 2 एडजस्ट करना है, तो 2 का एडजस्टमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअल डिवीजन के तहत ट्रीट करेंगे, एक्चुअल डिवीजन के तहत सॉल्व करेंगे, बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो चलो हम इसको एक्चुअल डिवीजन के तहत सॉल्व करते हैं। तो सबको मालूम है कैसा होता है एक्चुअल डिवीजन में, ठीक है ना, ये मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यदि मुझे इसको कैंसिल करवाना है तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा भैया माइनस एक्स स्क्वायर, आपकी मर्जी को 1 से भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एज ए होल सिंगल टर्म है ना, पूरा का पूरा सिंगल है ना, पूरा का पूरा सिंगल, तो -1 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, हम क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना है, हाँ जी डिचुक डिचुक कैंसर, ये माइनस ऑफ 4x माइनस 3, अरे बात ध्यान में हो गया, रिड्यूस्ड हो गया है कि नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे बोलो जी, ये मेरा कोण हो गया, ये मेरा कोण हो गया, ये मेरा कोण हो गया, क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रल लिमिट्स है मेरे पास 1 से लेके 2 तक, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, इसको अरेंज करना है मुझे किस फॉर्मेट में, q प्लस आर बाई डी, q प्लस आर बाई डी में मुझे अरेंज करना है, ये ब्रैकेट नहीं है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है ना। अब बोलो इसको q प्लस आर बाई डी में कैसे अरेंज करूं, हाँ जी कोएफिशिएंट -1 प्लस आर बाई डी, आर कौन है, ये है, मीन्स -4x माइनस 3, देखो यदि आप सिंपल फंडा है जी कुछ नहीं, यदि आप इसको +1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे पूरा का पूरा प्लस आएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर से माइनस आना है यहाँ पे, ठीक है, हाँ ऐसे -1 कॉमन निकालो, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, होल डिवाइडेड बाय डी, डी कौन है आपके पास बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब मैंने आपको कहा था एडजस्ट करना है, एडजस्ट किया तो भी यही आना है आपका, कैसे आएगा बताओ, थोड़ा टाइम लगेगा, देख लो। मैंने क्या कहा था आपको, एडजस्ट करना है, इसका मतलब मैंने क्या कहा था कि मेरे डिनोमिनेटर को मेरे न्यूमरेटर के समान करना है, सेम करना है। मैंने आपको कहा था कि अगर 2 टर्म से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो टेंशन क्या को लेने का, एक्चुअल डिवीजन को, इससे आपका प्रैक्टिस भी बन जाएगा एक्चुअल डिवीजन का। यदि आप करते भी हो तो भी कुछ टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, एडजस्ट करना है, क्या करना है, सेम करना है। आप कैसा सेम करोगे, देखो मेरे पास एक्चुअल में बचा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बना है मेरे पास,
अब मैं इसको सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस ऑफ 4x प्लस 3 को मैंने यहाँ पे ऐड किया, 4x प्लस 3 को ऐड किया। अब इक्वेशन को अब ऐसा खुद से ऐड किया तो मुझे बैलेंस करना पड़ता है, मैथमेटिक्स का एक नियम है, अपन अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। यदि आप सोल्यूशन में कुछ चीज़ डाल रहे हो तो उसको बैलेंस करना बिल्कुल अनिवार्य है। तो हम उसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए भैया माइनस ऑफ 4x करना पड़ेगा, माइनस ऑफ 3 करना पड़ेगा। देखो प्लस 4x माइनस 4x प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन को बिल्कुल धक्का नहीं लगना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट कैसा करते हैं, देखो इसको सेपरेट, ये वाला पार्ट भाई जो सेम पार्ट होता है उसको एक तरफ लिख लेना, और जो बचे हुए जो हमने एडजस्टमेंट के लिए डाले उसको डिनोमिनेटर के साथ एक साथ लिख देना। आई बात ध्यान में? ओके, एक साथ लिख दिया इसको। हाँ, अब यहाँ पे प्लस, इसको देखो माइनस 4x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आ रही बात ध्यान में? नहीं आ रही? ठीक है। हाँ, अब देखो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इसके साथ कट गया। अब बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ ये टर्म बचा, इनसे 1 प्लस ये 1 प्लस ये एज इट इज़ बचा है कि नहीं, 1 प्लस एज इट इज़ बचा है। तो देखो 4x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखो सेम से मैं बोलूँगी सर माइनस साइन के बाद माइनस में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वो कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पे जो मैंने -1 से किया तो अब ऐसे -1 से ना करते आप +1 से करो, ये बन जाएगा पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। 1 से करूँगा तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा प्लस, और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। हाँ जी, क्या हो जाएगा फिर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बना -4x से बना -3x, वैसा कर दो, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो अभी ये मेरे पास आ गया। अब देखो मैंने इसको अरेंज कर दिया, q प्लस आर बाई डी, दोनों मेथड से जा सकते हो आप, एक तो एडजस्टमेंट करो इस तरीके से, या फिर एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करो इस तरीके से। अभी ये मेरा क्वेश्चन बन रहा है, अब इसको मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ, देयरफॉर मेरा i इक्वल टू, अब इसको छोड़ दो, इसके पीछे भागो, ये बन जाएगा भैया इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस ये माइनस ऑफ, इफ़ यू वांट माइनस साइन कॉमन निकाल दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, इधर में प्लस कर दो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। हाँ, माइनस ऑफ 4x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये बन जाएगा आपके पास dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर सेपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, ये जी बन जाएगा इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल -4x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पे भी dx। और हमारे पास लिमिट थे, लिमिट एज इट इज रखना है। हाँ जी, 1 to 2 1 to 2 1 to 2 1 to 2, ओके। इसका इंटीग्रेशन बड़ा ही आसान है, आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx नथिंग बट x लग जाएगा, लिमिट्स आप लगा दोगे यहाँ पे 1 to 2। अब बात क्या की आ रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको जो सॉल्व करना है, जो यहाँ लगेगा, ये आपका यहाँ पे लगने वाला है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब इसके फिर से मुझे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा रूट्स कैसे रिपीटेड है, रियल है, ठीक है ना, इमेजिनरी है, उसके हिसाब से मेरे पास जो कंडीशंस है वो अप्लाई करके मुझे इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे अभी लोग, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रख दो एज इट इज, ठीक है, क्योंकि हमें अभी सिर्फ इसको कंसिडर करके सॉल्व करना है और फाइनलाइज हमें इसमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अरे बात ध्यान में, तो इसको फटाक से एक बार नोट कर दो जल्दी से, दिख रहा है सबको? हाँ चलो नोट करो, शायद हो गया होगा, हम मिटा रहे हैं हम इधर का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड में पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब कंसिडर करेंगे, इसको I1 कर लेता मैं, ठीक है ना, ये मेरा I दिस प्लस स्टेट में, इसको मैं I1 कंसिडर कर रहा हूँ, और I1 कंसिडर करके अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 ये बन गया जी माइनस ऑफ 4x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बन गया dx। अब हम हमारा काम क्या है, इसके फैक्टर्स निकालो। हाँ जी बोलो, फैक्टर्स क्या होंगे, रफली निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, देखो मल्टीप्लाई करने पे 3x स्क्वायर ऐड करने पे 4x, इसके फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए। 3x स्क्वायर का स्प्लिटिंग करो, ये होगा हमारे पास x और 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, 3x प्लस एक्स 4x, x और 3x हमारे फैक्टर्स है, इसके रूट्स हैं। इंटीग्रल 1 to 2
-4x - 3 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 3x प्लस 3 dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 to 2 -4x - 3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से भैया x कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचा x + 1, यहाँ पे भी x + 1 डाल दो, मल्टीपल कौन है 3 है, प्लस 3 dx, ठीक है, इक्वल्स टू 1 to 2 -4x - 3 होल डिवाइड बाय, फैक्टर्स बने मेरे पास x + 3 एक फैक्टर बना, सेकंड फैक्टर बना मेरे पास x + 1। अब देखो जो फैक्टर्स बने इसके रूट्स जो निकल के आने वाले हैं, x = -3 x = -1, दोनों के दोनों रूट्स कैसे, ये रियल है एज वेल एज डिस्टिंक्ट है, रिपीट हो रहे क्या, x = 3 x = 3 या x = 1 x = 1 इस टाइप से मिला है क्या, नहीं मिला है जी, दोनों के वैल्यू सेपरेट, एक -3 एक -1 है, नथिंग बट हमारा फर्स्ट पैटर्न दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ जी, आप सबको मालूम है फिर रियल और डिस्टिंक्ट को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस साइड का भी मिटाना पड़ेगा, कैसा लिखते हैं सबको मालूम है, कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, इधर ही कंसिडर कर रहा है, a/x + 3 प्लस b/x + 1, देख लो दिख रहा है सबको, हाँ जी दिख रहा है। अब सबको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर कैंसिल और हमें a और b के वैल्यूज निकालना है, बड़ा ही आसान है, कर ले इसको। हाँ अब ये वाला इक्वल टू ये वाला है, ठीक है ना, तो भैया ये क्या बन जाएगा, देखो चलो लिख लेता, -4x - 3 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो हमने पूरी बातें हमने हमारे प्रीवियस क्लास में जब इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़े थे पूरा का पूरा लर्न किया है, इसलिए अभी मैं 2-3 स्टेप्स डायरेक्ट जाने वाला हूँ, ठीक है ना, आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यदि फिर भी दिक्कतें आ रही होंगी तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा करो उसको। तो अभी आ गया, ये बन गया ये मेरा एक, इसको नंबर दे दो जो भी है, स्मॉल 1 स्मॉल 2 जो भी बनता है। अब क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज निकालना है, सबको मालूम है ए और बी की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार ए को 0 करेंगे बी निकलेगा, बी को 0 करेंगे ए निकलेगा। हाँ जी, तो चलो पुट करो इसको, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ पुट x = -1 एक बार पुट करो, a 0 बन जाएगा, b का आंसर निकल जाएगा, तो x = -1 पुट किया तो -4 × -1 - 3 = भैया ये 0 बन रहा है डायरेक्टली, स्टेप रिड्यूस करना है आपको, ठीक है ना, बच्चों की तरह नहीं करना है एक स्टेप्स, हो गया भैया ये 0, ये प्लस b इंटू, यहाँ पे मैंने x = -1 डालना क्योंकि x + 1 = 0, x = -1 + 1 0, यहाँ पे फिर से -1 + 3, तो हाँ जी ये -4 × -1 4 - 3 = ये 0 और ये 2 ट्वाइस b, इसका आंसर 1 = ट्वाइस b, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि b = 1/2। हाँ जी मुझे b का वैल्यू मिल गया, देख लो शायद से नहीं दिख रहा होगा आपको, ओके गाइस दिख रहा है, b का आंसर निकल गया। अब थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूँ, ठीक है, इस साइड का भी मैं रब करूंगा यहाँ पे, सब जन नोट कर लो अपनी कॉपीज में पहले इसे, ओके। हाँ अभी हम क्या करेंगे, एक बार x का हो गया, अभी हम नेक्स्ट b का निकालेंगे, b का निकल गया, अभी a का निकलेंगे, यही पे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, a का निकालना, तो पुट x = -1, नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट x = -3, पुट x = -3 पुट करें तो -4 × -3 इक्वल टू, अब ये बन जाएगा -3 + 1 × a प्लस, तो भैया ये 0 बन जाएगा, छोड़ दो उसको, 3 4 = 12 माइनस प्लस 12 - 3 = -2 a, 12 - 3 कितना हो जाएगा जी, 9 = 2 a = 9/2, निकल गया a का आंसर 9/2, b का आंसर निकला 1/2। ये सबको मालूम है आंसर्स कैसे निकालते, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा डीपली डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो चलो मेन पॉइंट पे आते हैं हम लोग, उसमें डाल देंगे, ये हमारे क्वेश्चन नंबर, इसको 1 दिया था, इसको कैपिटल 2 दे दो, ओके। हाँ तो अभी देखो क्या बन जाएगा, ये मेरा कंप्लीटली आए, नथिंग बट ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हम ये, देयरफॉर I1, ध्यान में रखना I1 क्योंकि हमारे यहाँ पे आया था, ओके। I1 = a का वैल्यू कितना निकला है, 9/2, इंटीग्रल लगाना है, होल डिवाइडेड बाय कौन, x + 3 प्लस इंटीग्रल लगाना है, b का वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2, होल डिवाइड बाय कौन है, x + 1, ब्रैकेट क्लोज dx, सबको मालूम है लिमिट्स क्या थे हमारे पास 1 to 2, ओके। हाँ तो देयरफॉर I1 = 9/2 बाहर, इंटीग्रल 1/x + 3, सबको मालूम है log of x + 3, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले बता रहा,
क्योंकि इसका पूरा बेसिक्स हमने हमारे प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा डिस्कस हो गए। अब ये गुंजाइश ना रखो कि मैं इसको फिर से बताऊंगा छोटे छोटे स्टेप्स। 1/x+1 इंटीग्रल 1/x+1 log x, नथिंग बट log ऑफ कौन x+1। ये हो गया मेरा फिर से 1 to 2। देयरफॉर I1 इज इक्वल्स टू 9/2 लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो या फिर उधर में डाल सकते हो I में, क्योंकि मेरे पास I ऑलरेडी अवेलेबल है। सॉरी, I इज इक्वल्स टू ये मेरे पास था x लिमिट 1 to 2 लग के था, ठीक है ना, यहाँ पे याद होगा तो ओके, प्लस 9/2 जैसे मैं पूरे की पूरी तरीके से लिख रहा हूँ उसको, x+3 1 to 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ यहाँ पे x+1 1 to 2। ओके, तो चलो इसको फटाफट लिमिट्स डालो, आंसर निकालो। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x है तो 2 -1 ये एक बन गया, प्लस 9/2 लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग 5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, हाँ, माइनस लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस इसमें 1 डालना है, 1 + 3 4, पता है ना, हाँ, ये 1/2 फिर से यहाँ पे लॉग ऑफ अपर लिमिट कौन 2 माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट कौन 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस लॉग लोअर लिमिट 1 1 + 1 2। ओके, तो ये भैया 2 - 1 1 प्लस 9/2 ये बन जाएगा log 5 माइनस log 4 प्लस 1/2 log 3 माइनस log 2। अब भैया यहाँ पे फिर से log के प्रॉपर्टीज लगेंगे, कौन से, log a माइनस log b। हाँ जी बोलो, log a माइनस log b क्या होता है, दिख रहा है ना, log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है। ये प्लस 9/2 ये बन जाएगा भाई log ऑफ 5/4 प्लस 1/2 log ऑफ 3/2, ठीक है। तो ये मेरा फाइनलाइज आंसर हो जाएगा, दैट इज 1 + 9/2 log ऑफ 5/4 प्लस 1/2 log ऑफ 3/2। ओके, तो ये आपका फाइनलाइज आई का आंसर बन गया। इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लो, और कुछ भी दिक्कतें होंगी तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दैट इज ये बन गया आपका I = ठीक है, देख लो, क्योंकि हमने मैक्सिमम चीज़ें प्रीवियस क्लास में पूरा स्टडी कर लिए थे। जहाँ पे हमने इनडेफिनेट में पार्शियल फ्रैक्शन स्टडी किए थे, वहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके फिर हमने डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाई थी। आज यहीं पे है, लेकिन हमें डेफिनेट में लगाना था, तो डेफिनेट में हमने किस तरीके से सॉल्व करना है वो अभी हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालना भी एक इंपॉर्टेंट फंडा होता है, तो फैक्टर्स भी अच्छे से निकलते आना चाहिए आपके। ओके, उसके बाद एक्चुअल डिवीजन किस तरीके से करते हैं, आपकी मर्जी, एक्चुअल डिवीजन करो या फिर एडजस्टमेंट करो, एक ही बात होनी चाहिए, और आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आना चाहिए। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। फाइन।